रेडी हो? हाइट और ऊपर हो सकती है, घुमा दो डिस्प्ले। तो इनका अच्छा रहा, इन्होंने बीच में अपना एक ये भी लेकर आए, इसका नाम था, क्या नाम था? डन। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? तो हमारे पास आज की वीडियो में काफी सारे फोन है हमारे पास। फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स जो काफी सारे लॉन्च हुए, में भी एक दो पुराने वाले ना रख दिए हमने गलती से, लेकिन बहुत सारे वीडियो आपको दी गई पूरे साल में, जहां पे अनबॉक्सिंग है, रिव्यू है, कंपैरिजन है, लाइव सजेशन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में सारे जो ब्रांड्स है भाई, इनको समराइज कर दिया जाए, मतलब इनका रिव्यू किया जाए, इन्होंने क्या किया पूरे साल, या क्या बेहतर किया या क्या और बेहतर कर सकते हैं। तो ब्रांड रिव्यू करते हैं इस वीडियो में हम लोग। सबसे पहले उस ब्रांड से शुरू किया जाए जो कि बजट में ज्यादातर कस्टमर को अट्रैक्ट किया और काफी कुछ दिया है हमें मार्केट में, बहुत सारे फोन दिए उसने, पॉपुलर फोन भी दिए बहुत सारे। तो शुरू करते हैं हम लोग Xiaomi से। Xiaomi से बात करते हैं, फिर पोको की बात कर लेंगे, क्योंकि है एक ही ब्रांड बट दो नाम से बेचते हैं ना। Xiaomi का हाल कुछ ऐसा है, ऐसा फील होता है जैसे फ्लैगशिप में अपना ये काफी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपने Xiaomi 15 सीरीज देखा, फिर इस बार Xiaomi 16 के बजाय 17 नाम दिया गया आईफोन से मैच करने के लिए, प्रो वगैरह। उन्होंने अपने प्राइस में अच्छा हार्डवेयर, ये सारी चीजें दी, अभी उसकी बात करेंगे। लेकिन जिसके लिए पॉपुलर था, जैसे इनकी Redmi नंबर सीरीज, ये अभी इनकी प्राइसिंग हो चुकी है ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, Note 14 सीरीज मेरे हिसाब से फ्लॉप रहा। फ्लॉप क्यों रहा? क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं पूरे साल भाई खरीदना है, ना किसी ने खास ऐसे कहा कि कंपैरिजन कर दो, मतलब डिमांड रही नहीं, ना लोगों ने ज्यादा वीडियो बनाई, वरना Xiaomi की Redmi नंबर सीरीज पे कभी वीडियो ही बनती रहती थी। देखिए, ये मैं रियल वर्ल्ड कमेंट सेक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। ऑन पेपर इन्होंने बेचा होगा। 14 सीरीज का नई मार्केटिंग पता क्या थी? याद होगा आपको, लास्ट ईयर मैंने Oppo F27 Pro के मार्केटिंग का जो मेथड था उसको क्रिटिसाइज काफी किया था, मिसलीड हो सकता था उन मार्केटिंग के तरीके से। वैसा ही कुछ यहाँ पे Xiaomi ने भी कर दिया, क्योंकि Xiaomi 14 Pro को भाई गिरा के दिखा रहे, बर्फ में जमा के दिखा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी फालतू की मार्केटिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड चल रहे हैं, शॉक प्रूफ, ड्रॉप प्रूफ, ऐसा कुछ करके था। इन्होंने थोड़ा सा दूसरा मार्केटिंग का मेथड अपनाया इस बार। प्राइस टू जो फोन में दिया गया वो मार्केटिंग होती थी इनकी पहले, इसलिए हिट होते थे, कभी ब्लैक में लेने पड़ते थे। एक और दिक्कत इनके साथ पता क्या रही? वो है MIUI से इन्होंने नाम बदल के किया HyperOS। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, Xiaomi ने MIUI को HyperOS बनाया, लेकिन जो हम लोग MIUI को लोग क्रिटिसिज्म दे रहे थे कि भाई यहाँ पर आप लोग थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट और बेटर कर सकते हो, या फिर जो जिटर या बग देखने को मिलते हैं वो थोड़े इंप्रूव होने चाहिए, वो एक्चुअली में इंप्रूव नहीं हुआ। हाँ, कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए, ऐसा नहीं एकदम सेम था, नाम बदल दिया, एनिमेशन वगैरह इंप्रूव करने की कोशिश की गई और वो दिखती है, लेकिन वो थोड़े से जिटर बग्स पे इन्होंने काम कम किया। तो इस पे फोकस कम करने के बजाय मार्केटिंग का तरीका अलग अपनाया, और लास्ट में जाके फिर इन्होंने महंगे फोन पे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की, जहां पे इनका सीधा कंपटीशन किससे है? सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो जैसे ब्रांड से। जैसे वीवो को सैमसंग से फाइट करना पड़ता है, एप्पल और सैमसंग आपस में फाइट करते हैं, लेकिन Xiaomi के फ्लैगशिप को सबसे फाइट करना है, तब वहां बेंचमार्क सेट होगा। तो वहां पे मुश्किल हुआ, यहाँ पे ध्यान कम हुआ, अच्छा नहीं रहा इनका ये साल 2025। हाँ, पोको ने अपने आपको फिर भी एक स्टैंडर्ड सेट किया, प्राइसिंग, सारे ब्रांड की प्राइसिंग बढ़ी है, इन्होंने भी बढ़ाए, लेकिन इन्होंने कई फोन ऐसे लॉन्च किए जहां पे हार्डवेयर और प्राइस अच्छा दिया, जिसके लिए जाने जाते हैं। और मदरबोर्ड जो फेल हुआ था इनका, काफी इश्यूज आए थे, वादा किया नहीं आएगा प्रॉब्लम, वैसे अभी तक तो मेजर देखने को नहीं मिला, तो उस पर भी काम हुआ, ध्यान दिया गया। तो Xiaomi को थोड़ा आप अप्रिशिएट कर सकते हो वाया पोको, Xiaomi को Xiaomi के लिए तो अप्रिशिएट नहीं कर सकते। शायद इसीलिए इनका मार्केट शेयर भी काफी ड्रॉप हो गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। उम्मीद करता हूँ Xiaomi अगले साल थोड़ा बेटर करे, हालांकि अगला साल थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला, अभी क्यों मैं लास्ट में बात करूंगा। Xiaomi की बात हो गई, Xiaomi के बाद Realme की बात करें तो Xiaomi Realme की थोड़ा ना ऐसे बेस्ट एनिमी वाली दोस्ती रही है। पहले माधव सेठ और मनु भैया मिलके करते थे, एक कहीं निकल गए, एक कहीं निकल गए। 2025 में क्या हाल रहा है अगर बात करें Realme की? एक्चुअली ना Xiaomi के साथ Realme भी काफी बदला। जिस तरीके से ये फोन आते थे, मुझे तो याद है मैंने YouTube चैनल शुरू किया था, कहीं ना कहीं जो बिगेस्ट कंपटीशन, व्यूज भी आते थे, लोग भी इंटरेस्टेड थे। Realme 3 Pro वर्सेस Redmi Note 7 Pro, किस किस को याद है? तो Realme की नंबर सीरीज भी जो बजट है ना उससे तो बाहर जा चुकी है। उसमें डिजाइन फोकस ज्यादा करते हैं, थोड़ा कैमरा साइड फोकस करते हैं, और उसी को रीब्रांड करते हैं, थोड़ा कैमरा में चीजें बदल के, ट्वीक करके। Realme की P सीरीज आती है, वो कम प्राइस में आती है, और उसी को थोड़ा और घुमा देते हैं तो थोड़ा सा Narzo सीरीज बन जाता है। ये आपस में मतलब थोड़ा सा क्लटर भी हो जाता है इनका। इनफैक्ट इस बार तो इन्होंने ये वाला फोन Realme 8 Pro 70,000 का फोन है ये। 70,000 पे इस फोन को बेचना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, यहाँ पे Realme की जो P सीरीज है उसमें कई सारे फोन वैल्यूएबल निकल जाते हैं। और सॉफ्टवेयर क्योंकि Realme UI ColorOS ही है घुमा फिरा के, थोड़े थोड़े ट्वीक के साथ। Xiaomi से अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, थोड़ा रिफाइनमेंट की तरफ इनको एडवांटेज मिल जाता है। अच्छा, कई बार सॉफ्टवेयर टाइम पे देते हैं, कई बार ऊपर नीचे कर देते हैं, कई बार पोस्टपोन कर देते हैं, ये इनको बेटर करने की जरूरत है। और 70,000 का फोन लॉन्च कर दिया भाई, उधर
ओप्पो वन प्लस इस रेट में फोन लॉन्च करते हैं, तो रियलमी को बेसिकली थोड़े कम रेट पे और फोकस करना होगा। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं वन प्लस का क्या हाल रहा है 2025 में। 2025 में वन प्लस का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। पूछा मैंने कुछ, अपने आप ही एक्टिवेट हो जाओ, अपने आप बातें तो नहीं सुन के उठा ले जाते हैं हमारी सारी। देखिए, वन प्लस का हाल कुछ ऐसा है कि वन प्लस काफी बदल चुका है ओवर द टाइम। हमने देखा है ये वो वन प्लस ब्रांड वही है, बट चीजें सब कुछ बदल चुकी हैं। जैसे अभी ये बहुत महंगे महंगे फोन भी आते हैं इनके, फिर अलग अलग रेट में इनको फोन लॉन्च करना पड़ा। इनका मोस्टली नोड हो गया या फिर नंबर सीरीज अभी भी अपने प्राइस मतलब हार्डवेयर वगैरह तगड़ा लेकर आते हैं। जो लाइट जिनके पीछे लगा रहता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, और चेंज वैसे भी हुआ, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट पूरा बदल चुका है। ये भी फ्रॉम ओप्पो खानदान ही आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ओप्पो के साथ मर्ज होना ओपनली, और यहाँ पे अभी सॉफ्टवेयर भी देखिए ऑक्सीजन ओएस का एक अलग फील दिया गया है कुछ कुछ जगह, वरना ये कलर ओएस ही है। अब तो इसमें भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस वगैरह आने लग गई हैं, जैसे कि आपका कलर ओएस में आता है। और सबसे बड़ा चेंज जो OnePlus ने क्या कर दिया भाई, पिछले कुछ टाइम से, कई साल से हैसलब्लेड कोलैबोरेशन के साथ आता था ये, फिर ओप्पो को क्योंकि अपनी फाइंड सीरीज लानी थी इंडिया में, और हैसलब्लेड कैमरा के लिए पार्टनरशिप किया गया था, उनको फाइंड सीरीज को अलग दिखाना था। अब दोनों आ गए तो फाइंड सीरीज को हैसलब्लेड का कोलैबोरेशन है, इसका कैमरा फाइंड सीरीज के कंपैरिजन में वीक है। बाकी कुछ चीजें हाँ अपने रेट में अभी भी टॉप क्लास हार्डवेयर के साथ आता है। जैसे अगर नंबर सीरीज की बात करें, इन्होंने भी इस साल क्या किया कि भाई बैटरी जो सिस्टम है उसको क्रैक किया, मतलब अच्छा खासा mAh बैटरी दिया, बड़ी बैटरी mAh। बाकी इस बार प्राइसिंग भी ऊपर गई है 15 सीरीज की। बाकी चीजें अपनी जैसे थी वैसी मेंटेन रखी। फास्ट फोन, फास्ट सॉफ्टवेयर, बेटर एनिमेशन। तो इनका फीडबैक वही कैमरा वाला है। कैमरा डिपार्टमेंट में नंबर सीरीज को थोड़ा डाउन कर दिया। आई होप ये 2026 में ये चीजें ध्यान दे। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहा हमारे पास, ये है ओप्पो के बारे में बात कर लेते हैं। ओप्पो का क्या हाल रहा? ओप्पो ने भाई थोड़ी सी चीजें इस बार बदली। इस बार क्या, पिछली बार ये लोग ले आए थे, तो ओप्पो ने इंडिया में फाइंड सीरीज को फाइंड किया और लेकर आए। फाइंड सीरीज क्विट कर दिया था इन्होंने। इनका फ्लैगशिप रेनो सीरीज होता था, मतलब रेनो सीरीज तो वीवो की वी सीरीज से कंपटीशन करता था, लेकिन फाइंड एंड सीरीज लाए तो ये एक अच्छा डिसीजन रहा। इनफैक्ट काफी अच्छा कैमरा भी रहा फाइंड X9 प्रो का। हाँ, इनको थोड़ा वीडियो पे और थोड़ा काम करने का लगता है, मुझे लगता है जरूरत, बट ओवरऑल डिजाइन, सॉफ्टवेयर में कलर ओएस काफी इंप्रूव हो चुका है। आईफोन टाइप एनिमेशन फील कराते हैं, फीचर्स तो पहले भी ज्यादा थे, बस वही है कि हाँ ये भी अपनी X सीरीज में भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देते हैं। अच्छा किया इसको वापस लाके। इनफैक्ट एक फोन जो मैंने काफी रिकमेंड किया इनका, कहाँ गया, ये रहा। वैसे ये फोन रियल लाइफ में भाई हम यहाँ पे एक सेकेंडरी फोन की तरह यूज भी कर रहे हैं। ये जो लाइट चेंज कर रहा हूँ देख रहे हैं, इसी में ऐप है हमारी, कुछ ऐप्स इसमें काम करती है। सेम कलर कैसे आएगा? 17-18 हजार रुपए में नॉर्मली मिलता है, उसमें भी जस्टिफाइड है। 15 हजार से नीचे ऑफर में आया था, टू मच जस्टिफाइड हो गया था। इसको मैं थोड़ा अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा, क्योंकि भाई 20 हजार से नीचे जो भी अच्छा फोन लॉन्च करे कोई भी ब्रांड, उसके लिए अप्रिशिएशन बनता है। एक्चुअली ना, ब्रांड कम रेट के फोन में कम कमाई करते हैं, ज्यादा रेट के फोन में ज्यादा कमाई करते हैं। इसीलिए आप देखोगे फ्लैगशिप फोन पे आजकल ब्रांड ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम सब महंगे नहीं खरीदते। इन्होंने बैटरी पे बहुत अच्छा काम किया, सॉफ्टवेयर पे अच्छा काम किया, कुछ अच्छे फोन निकाले। इनका ये साल मैं अच्छा बोलना चाहूंगा। मार्केट कितना भी कैप्चर किया हो, कम किया हो, ज्यादा किया हो, पर इंप्रूवमेंट लगा मेरे को। बस इनको अपने कैमरा पे, वीडियो पार्ट पे इंप्रूवमेंट का फील कराता है मुझे। के सीरीज जैसे और फोन पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। आपकी ब्रांडिंग भी बेटर होगी, कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट भी मिलेंगे। बाकी आपसे ज्यादा से ज्यादा निकालने के लिए पैसा आपसे एफ सीरीज फिर से आई होगी, वीवो की वाई सीरीज, इनकी ये सीरीज है। और अभी बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे नथिंग। इनका क्या रहा भाई 2025 में? टू मच कंट्रोवर्शियल रहा इनका ये साल 2025। अब तो ये नया ब्रांड नहीं रहा। नथिंग फोन 1 को लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया था, मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, ग्लिफ लाइट, ये सब नया सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। पर इस 2025 में जो इनकी 3A सीरीज आई, 3A आया, 3A प्रो आया। 3A अपनी जगह अच्छा है, 3A प्रो थोड़ा सा हार्डवेयर बेटर हो सकता था, बट अदरवाइज 3A से थोड़ा कैमरा वगैरह बेटर था इसका। इनफैक्ट जब नथिंग OS 3.5 आया तब भी लोगों ने पसंद किया। काफी सारे चेंजेस हुए थे, कई सारे क्रिटिसिज्म भी दिए गए थे, ये ऐड होना चाहिए था, वो ऐड होना चाहिए था। इन्होंने ऐड किया, मैंने खुद भी वीडियो दिया था कि कुछ कुछ फीचर मिसिंग है, वो आ गए भाई। ऐसा लग रहा था कोई बैठ के सुन रहा हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी, बहुत लोग कह रहे थे। पर जब नथिंग फोन 3 आता है, ओ भाई 80,000, मुझे लगता है किसी ने भी इसको कहा होगा। इनका अपना ट्रू फ्लैगशिप बोल रहे थे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक्चुअली ट्रू फ्लैगशिप को डिफाइन नहीं कर पा रही थी। डिजाइन अलग कंट्रोवर्शियल था भाई, कैमरा कैसे कैसे लगा दिया, ग्लिफ लाइट भी अलग से बना दी। बाकी लुक सब्जेक्टिव होता है मुझे पता है, बट बहुत कम लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। इंडिया से बाहर के कुछ यूट्यूबर्स ने किया, उनको कुछ भी पसंद आ जाता भाई कई बार,
उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, बेचारों के पास कम है। फिर एकदम से नथिंग फोन 3A लाइट आ जाता है। बहुत अलग डिसीजन लिया इन्होंने कि 3 पे ऑलरेडी बात हो रही है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नथिंग फोन 3A लाइट का प्राइस और बेटर किया जा सकता था, बिकॉज ये सिमिलर टू CMF फोन 2 Pro है बिना टेलीफोटो लेंस के। तो ये साल इनका क्रिटिसिज्म की तरफ काफी रहा। अब देखिए पैसा किसने कमाया, कितना कमाया, वो एक अलग डाटा होता है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट ईयर से इनका ये साल उतना अच्छा नहीं रहा। फिर बीच में इन्होंने ये भी कहा कि हम थोड़े एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी ऐड कर देंगे, बिकॉज ब्रांड का फोकस ये भी है कि भाई थोड़ा प्रॉफिट भी कमाया जाए, क्योंकि ब्रांडिंग भी कर रहे हैं ये लोग, ब्रांड एम्बेसडर भी है इनके दोनों, CMF के अलग, नथिंग का अलग, बड़े स्केल पे फैलाना चाहते हैं ब्रांड के नजरिए से। अगर देखा जाए जो दिख रहा है वही बता रहा हूं मैं। तो अभी इनका प्रॉफिट और मार्केटिंग पे भी ध्यान है। इस साल इनका कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसिज्म वाला रहा भाई। इसको इनको सोचना होगा किधर जाना है, और इंडिया स्पेशली CMF को जैसे इंडिया के लिए टारगेट ज्यादा करना चाहते हैं, या तो उसको और एक्सपेंड करें। शायद इसीलिए पोको से हिमांशु टंडन को मतलब अपनी तरफ ले लिया गया है, मतलब चाहे वो खुद ही गए जैसे भी बेसिकली। और सेम टाइम एक चीज को मैं अप्रिशिएट भी करूंगा, इनकी एक्सेसरीज, चार्जर, म्यूजिक प्रोडक्ट, क्योंकि म्यूजिक इनका वो नहीं है चाइना से लाके बेच दो, ये काम करते हैं उस पे। ये बोट शॉट टाइप नहीं है भाई, बोट ने ये करके कहां से कहां पहुंच गई भाई। इनका बोट को देख के वैसे मल्टीपल इंडियन ब्रांड ने ट्राई किया सेम मेथड, किसी ने घड़ी बनाया, किसी ने म्यूजिक प्रोडक्ट, किसी ने कुछ। और अभी बात करेंगे मोटरोला का क्या हाल रहा इस साल 2025 में। देखिए मोटरोला ने पिछले 2-3 साल में काफी चीजें बदल डाली, जैसे बेटर डिजाइन देना सीखा, बेटर हार्डवेयर देना सीखा, डिजाइन कंफर्टेबल और थोड़ा प्रीमियम बनाया, वीगन लेदर टच दिया, सॉफ्टवेयर में कई चीजें ऐड की गई, हेलो UI लाया गया। तो कई सारी चीजें ओवर द टाइम इन्होंने धीरे धीरे करके मार्केट में अपना बनाया, और बहुत सारे फोन इनके बिके, मार्केट शेयर इनको बेटर मिला। लेकिन यहाँ पे फीडबैक या जो चीजें मुझे फील होती है, अब इनके डिजाइन इंप्रूव तो हो गए, बट अब उसमें कुछ नई चीजें चेंज चाहिए। काफी हद तक सारे फोन एक जैसे दिखने लग गए हैं, और UI में चेंज तो किया, लेकिन UI में इन्होंने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, ब्लोटवेयर भी ऐड कर दिए। सॉफ्टवेयर में इनके नो डाउट काफी सारे फीचर है, लेकिन कुछ फीचर मिसिंग फील कराते हैं, जैसे इनका खुद का गैलरी एप्लीकेशन नहीं, इनका खुद का डायलर नहीं है। इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और इनको सिर्फ वीगन लेदर नहीं भाई, नॉर्मल प्लास्टिक, ग्लास और फ्लैट फोन, इस तरह पे भी टारगेट करना चाहिए। साथ में सॉफ्टवेयर अपडेट में इंप्रूवमेंट उतना होते हुए दिख नहीं रहा है। या फिर इस साल कई लोगों ने ट्विटर वगैरह पे सर्विस रिलेटेड कंप्लेन किया इनके, और ये फीडबैक मैंने पर्सनली भी ब्रांड तक पहुंचाया है, क्योंकि जब फोन कोई भी कंपनी ज्यादा बेचती है, ठीक है बाकी सारी चीजें आप काफी अच्छी दे रहे हो, लेकिन ये चीजें फिर एक्सपीरियंस में एड ऑन होती है। कस्टमर नए कस्टमर को बताता है भाई इस कंपनी का फोन ले ले, ये वो। आई होप ये चीजें 2026 में बेटर की जाए। और अभी बात करने वाले हैं सैमसंग के बारे में। सैमसंग, कुछ लोग इसको सैमी भी बोलते हैं, पता नहीं क्यों भाई। एज ऑलवेज सैमसंग की S सीरीज, कोई भी अपना फ्लैगशिप लेकर आता है, लेकिन S सीरीज जब आती है, एंड्रॉइड लिस्ट की बात करें, बाकी सबको कहीं ना कहीं फीका कर देती है। एंड्रॉइड का सबसे पॉपुलर S सीरीज माना जाता है, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, ये एंड्रॉइड में सबसे ज्यादा देते हैं। और अगर टॉप UI को रैंक करना हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट One UI काफी मतलब अच्छी है। एक बार One UI के इकोसिस्टम या बाकी फीचर्स की आदत लग गई, दूसरे UI पे शिफ्ट होना मुश्किल होता है, जस्ट लाइक iOS। हालांकि दोनों अलग है, लेकिन फ्लैगशिप का अलग एक्सपीरियंस, One UI का बजट में अलग है, सारे फीचर सेम नहीं मिलते। तो सैमसंग का ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, सैमसंग का इकोसिस्टम अगर कोई यूज करे, और गैलेक्सी AI ने तो नया ही ट्रेंड सेटअप किया था इस पे, तो इन्होंने मतलब काफी ज्यादा मार्केटिंग भी किया, काम भी किया, यूजफुल भी बनाए। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट इनका ऑन पॉइंट रहता है, कैमरा पे भी अच्छा काम करते हैं। बेस्ट के लिस्ट में तो नहीं हर मामले में, क्योंकि वीवो और ओप्पो भी अच्छा काम कर रहे हैं, इनका कैमरा अच्छा होता है। बस यही है कि सेंसर वगैरह थोड़ा और अब चेंज कर सकते हैं ये। पर हाँ, एप्पल, सैमसंग, गूगल को कंपेयर करें बैटरी के मामले में, ये जो अदर ब्रांड्स है, वीवो, ओप्पो, OnePlus, इस तरह के ब्रांड्स है, इनका बैटरी एमएच कम रहता है। इनको भी मतलब सिलिकॉन कार्बन ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए, देखते कब करते हैं। तो जब S सीरीज की बात करें, या फिर स्पेशली इस बार बात करें गैलेक्सी फोल्ड की, Fold 7 की, मतलब इसने तो फोल्डिंग की पूरा भाई अपने आप को रिवाइव कर दिया, अलग ही बन गया ये। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा, और मैं खुद अप्रिशिएट करूंगा। मैंने S25 अल्ट्रा अपने लिए ब्लैक कलर में अलग से बाय किया था, जबकि रिव्यू नहीं आया था, मुझे ये कलर चाहिए था। बट Fold 7 पे शिफ्ट होने के बाद मैंने कहा मैं यही ट्राई कर लेता हूँ, भले इससे वीक कैमरा, बट बहुत लाइट वेट, कंफर्टेबल। बस ये ऐसे 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 झूलता रहता है कैमरा की वजह से। फोल्डिंग फोन, बट मैं स्टिल सबके लिए नहीं कहता। ये बहुत मजबूत हुए ओवर द टाइम, लेकिन थोड़ा सा फ्रेजाइल तो होता ही है। हालांकि मेरे साथ वो है कि मैं फोन स्विच करता रहता हूं, तो मैं बहुत ज्यादा एक फोन लॉन्ग टाइम तक यूज भी नहीं कर पाता। स्विच नहीं करूंगा तो वीडियो कैसे बनेगी। लेकिन इनका एक जगह जहां पे इस साल इन्होंने काम नहीं किया, वो है इनका 50,000 रुपए से नीचे की बात कर ले, थोड़ा जमीन पे आ जाए, क्योंकि भाई सब नहीं बाय कर सकते फोल्ड फोन, S सीरीज के फोन। इनका जो FE है, ये तो 60,000 रुपए के आसपास आता है। ये नेक्स्ट ईयर का फोन बोला जाता है,
दिवाली में सस्ता मिलता है, बढ़िया रेट में मिलता है। S24 FE देखा आपने, अगली बार S25 FE मिलेगा, तब ये एकदम मस्त फोन हो जाता है। A सीरीज का फोन भी अभी डबल हो चुका है रेट, बेसिकली A56 वगैरह जो आते हैं, A56। नंबर सीरीज Xiaomi, Realme और ये जो Samsung देता था, जैसा गैप था वो गैप लगभग डबल हो गया, आज भी वहीं पे है, बस प्राइस बढ़ गया। लेकिन इसके बीच का क्या, यहाँ पे कितने फोन लॉन्च हुए Samsung के, ऐसा लगा यहाँ पे इनका ध्यान कम से कम था या नहीं था। कंपटीशन के नजरिए से उतने स्ट्रॉन्ग फोन लॉन्च नहीं किए इन्होंने। इनफैक्ट M35 में पंच होल है, M36 में यू शेप नोच है, किस तरफ जाना है। तो जिसको सिर्फ Samsung लेना है फिर Samsung का फोन रिकमेंड करना पड़ता है, अदरवाइज दूसरे हमारे पास बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी इन्होंने कम रेट के फोन में हार्डवेयर ही नहीं, इन्होंने सॉफ्टवेयर में भी गैलेक्सी AI फीचर्स जो है वो S सीरीज, FE सीरीज, फोल्ड फ्लिप को ज्यादा मिलते हैं, मतलब सारे ही मिलते हैं। A सीरीज को ना के बराबर M सीरीज, F सीरीज, इन सब का क्या, इस पे फोकस कहाँ है। हम लोग तो ये भी बाय करना चाहते हैं, वो दिन याद आते हैं भाई, M51, M52 3, F62, A50। प्राइसिंग मैं समझ सकता हूँ बढ़ता है, लेकिन उस प्राइसिंग के बीच में गैप को फिल करने के लिए इनको फोन लॉन्च करने चाहिए, और जिससे जैसे फ्लैगशिप की तारीफ मिलती है वैसा कुछ बाकी प्राइस में भी कर पाए। लेट्स सी अगले साल ये क्या करते हैं। तो इनके महंगे फोन जैसे आगे रहे वैसे कम रेट के फोन पीछे रहे। बाकी एप्पल और सैमसंग ने इस बार एक्सपेरिमेंट भी किया अपने स्लिम फोन का, जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा बिकॉज ऑफ प्राइसिंग और बाकी चीजें। और बात कर ले जरा एप्पल की, आईफोन की। तो देखिए एप्पल में सेब होता है, सेब एक खाना चाहिए डेली सॉरी, सब्सक्राइब करिए आप। खैर अगर आईफोन की बात करें, कैसा रहा इनका 2026, गजब का रहा भाई। पहले तो इन्होंने अपना प्रो सीरीज का डिजाइन बदल दिया, किसी ने कहा हमें अच्छा लगा, किसी ने कहा हमें पोको का डिजाइन लगा, बट ओवरऑल नया डिजाइन जरूर लगा, फ्रेश था। मुझे भी अच्छा लगा पर्सनली डिजाइन। कलर मुझे तीनों इतने खास नहीं लगे, हालांकि तीनों में सिल्वर वाला सबसे बेटर लगा, फिर ब्लू वाला, फिर लास्ट में ऑरेंज वाला। आपका अलग हो सकता है प्रेफरेंस। लेकिन उससे ज्यादा कमाल किसने किया, ये फाइनली आईफोन 17 में वो सारी कमियां दूर की गई यूएसबी जनरेशन को छोड़ के, जो हमें चाहिए थी। इसीलिए इस बार आईफोन 17 सबसे वैल्यू फॉर मनी, सबसे पॉपुलर एक फोन बना, बिना लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्राइस जम किए। सबसे सेंसिबल आईफोन बना इस बार आईफोन 17। सबसे ज्यादा जो अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे, इनका सेल्फी सबसे बेस्ट लगा तरीका इंप्लीमेंट करने का। और मैं अगर कहूं बेस्ट कैमरा किसे कहना है, कोई वीवो को कहेगा, कोई मे भी फाइंड X9 Pro को कहेगा, हो सकता है कोई सैमसंग को कहे। मुझे भी वीवो का पोर्ट्रेट बेस्ट लगता है। लेकिन जिस तरह का मेरा डेली लाइफ में काम है ना, मैं एक क्रिएटर भी हूँ, वीडियो के मामले में आज भी आईफोन नेक्स्ट लेवल है। सेल्फी बुरी लगती थी, वो शिकायत दूर। फोटो भी अच्छी आती है, थोड़ा सा कई बार अगर एडिट कर दे, जिसे थोड़ा सा एडिटिंग करना आता है, तो फोटो बढ़िया बन जाती है। तो ओवरऑल एक रिलायबल कैमरा मानता हूं मैं। तो ये चीजें बेटर लगी, मुझे भी अच्छी लगी। आईफोन जाना जाता है कैमरा के लिए, वो अभी भी अच्छा है, वीडियो के लिए वो भी बेस्ट है, इकोसिस्टम वहां लीड करते हैं ये। लेकिन सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी के लिए भी जाना जाता है इनको। वो इनका iOS 18 से खराब होना शुरू हुआ था, हमें लगा iOS 26 में और बढ़िया हो जाएगा, लेकिन उसको एप्पल ने पूरा ध्यान रखा और खराब करने का। दूसरे लोग भी यही कंप्लेन कर रहे हैं, मैं अपना ही बता देता हूँ। आईफोन जिटर नहीं करता था, अब जिटर मिलना आम बात है। लिक्विड ग्लास बनाया, उसमें आइकन्स और टेक्स्ट कई बार मर्ज कर जाते हैं, ये तो चलो ठीक है। मैंने इनका सबसे टॉप नॉच आईपैड बाय किया, वो हैंग हो जाता है, रिस्टार्ट भी नहीं हो रहा, बैटरी डेड होने का वेट करना पड़ा। मेरे आईफोन 17 प्रो के साथ रिकवरी मोड में चला गया अपने आप, बिना कुछ किए। सोचो अगर मैं कहीं बाहर होता आउट ऑफ स्टेशन और इस मोड में चला जाता, एक और आईफोन उसके पास लाना पड़ा इन सबसे बाहर आने के लिए। मेरा डाटा बच गया था, वो ऑप्शन मिल गया था। फीचर्स थोड़े से एक्स्ट्रा डाले, चीजें बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, रैम मैनेजमेंट में सारी चीजें इतनी चलती नहीं है इनकी कई बार, और इनका AI के साथ अलग बवाल हुआ। सॉफ्टवेयर पे इनको काम करना होगा। अब सोचिए ये बात एप्पल के लिए कहना पड़ रहा है, मतलब जो बेंचमार्क सेट करता है। और अभी बात करेंगे वीवो और iQOO की एक साथ, क्योंकि वीवो का ही सब ब्रांड iQOO है। वीवो को जाना जाता है ऑफलाइन के लिए ज्यादातर, हालांकि इनकी T सीरीज आई है जो ज्यादातर ऑनलाइन में पॉपुलर है, उसकी प्राइसिंग भी बेटर रहती है। लेकिन सेम टाइम iQOO को जाना जाता है मोस्टली ऑनलाइन ब्रांड के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। वीवो डिजाइन, कैमरा, अब तो हार्डवेयर भी कई सारे इंप्रूव हुए हैं बहुत सारे फोन में, कुछ फोन में नहीं भी होते भाई, जैसे इनकी Y सीरीज या जो वीवो की V सीरीज में E लगा होता है जिनके नाम के पीछे, और X सीरीज तो कैमरा के लिए जानी जाती है, V सीरीज भी कैमरा के लिए जानी जाती है, फोटोज के लिए स्पेशली। इनफैक्ट वीवो ने इन्होंने अपना वीडियो क्वालिटी, फोटो के लिए, पोर्ट्रेट के लिए तो काफी जाने जाते हैं, सेल्फी वगैरह के लिए, लेकिन वीडियो क्वालिटी को भी इंप्रूव किया। और ऐसा नहीं इसी साल, ये धीरे धीरे किया इस साल। लेकिन जो सबसे बड़ा इन्होंने चेंज जो किया वो था इनका ओरिजिन OS। वो वीवो और iQOO दोनों सेम ही मिलेगा। चेंजेस पॉजिटिव है, एक्सपीरियंस बेटर हुआ है। अभी भी इनके जैसे एक्स्ट्रा ब्राउजर, V ऐप स्टोर, ये सब मिलते हैं, उसको सेटअप करना पड़ता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर फीचर, रिफाइनमेंट, एनिमेशन, स्मूथनेस, ये काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया, एक नया एक्सपीरियंस ऐड कर देता है। तो सीधा सीधा बताया जाए, इन्होंने बैटरी एमएएच पे काम किया, इन्होंने कैमरास पे काम किया, इन्होंने ओरिजिन OS लेकर आए, ये सबसे बेटर काम किया। सर्विस सेंटर भी काफी सारे हैं और अपडेट वगैरह भी देते हैं। ओवरऑल मतलब दो चीजें मैं कह सकता हूँ,
अभी हम जो ओरिजिन ओएस एक्सपीरियंस कर रहे हैं मोस्टली हमने सभी फ्लैगशिप फोन में एक्सपीरियंस किया है, बजट फोन में आना है। और डेफिनेटली फ्लैगशिप और मिड रेंज बजट में हार्डवेयर अलग होता है, कई बार फीचर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, वो देखना है कि उसमें कितना काम हुआ है। तो ये चीज 2026 में पता लगेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे धीरे आ जाएंगे। और हाँ, एक चीज मैं जरूर फीडबैक ऐड कर सकता हूँ, जो iQOO ब्रांड है, iQOO को इनको और बेटर मार्केटिंग करने की जरूरत मुझे लगता है। मार्केटिंग इन द सेंस मतलब अगर आप देखा जाए OnePlus से हैसलब्लेड के कोलैबोरेशन गया, हार्डवेयर में iQOO भी OnePlus जैसा काम करता है, लेकिन OnePlus की ब्रांडिंग ऑनलाइन से साथ साथ ऑफलाइन में भी ज्यादा रीच है, iQOO को वहां पे भी पहुंचना पड़ेगा। तो इस बार इनका साल इस बार पॉजिटिव की तरफ रहा काफी। अभी बात करें यहाँ पे गूगल पिक्सल का क्या हाल रहा भाई 2025 में इंडिया में। पहली बात, इंडियन मार्केट को सीरियस बहुत ज्यादा लिया। क्यों कह रहा हूं, आप देखो अभी के डेट में इनका वॉच भी आती है, इन्होंने ऑनलाइन स्टोर भी ओपन किया, इन्होंने अपना पिक्सल फोल्ड भी लॉन्च किया, पिक्सल 10, पिक्सल 10 प्रो, पिक्सल 10 प्रो एक्सएल ये भी लॉन्च किया, सारे लेकर आ गए यहाँ पे। बाकी पिक्सल 9 ने भी लॉन्च हुआ इस साल, जो कि अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाया, जस्ट लाइक नथिंग फोन 3, जस्ट लाइक आईफोन 16e। लेकिन सारे प्रोडक्ट लेकर आना, उसके बाद मार्केटिंग पे ध्यान देना। जैसे मैं LG की टीवी यूज करता हूँ, यहाँ पे वेब ओएस में अक्सर इनके ऐड देखे मैंने, कुछ सेलिब्रिटीज के पास भी इसको उस नजरिए से दिखाओ जहां मार्केटिंग की जाती है। होल्डिंग लगे हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, बड़ी बड़ी जगह पे। कुछ सीरियस है ये लोग इंडियन मार्केट को लेके, लेकिन इंडियन मार्केट में सीरियस होने के लिए इनको एक चीज समझना होगा, वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग की वजह से इंडियन मार्केट इनको कम सीरियस ले रही है, क्योंकि इंडिया में ना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट से ब्रांडिंग और बड़ी बनती है, कंज्यूमर बेस ज्यादा बनता है, और ज्यादातर लोग मेजोरिटी केस में अंडर 30,000 फोन खरीदते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इसमें बोलूं सभी ब्रांड के लिए बात लागू होती है, अगर आप 30,000 40,000 से ऊपर का फोन ले रहे हैं, 80% से ज्यादा लोगों के लिए वो है ही नहीं। ये 80% मेरा अपना डाटा है तो कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा, उसके लिए मुझे खुद ही लिखवाना पड़ेगा आर्टिकल। पिक्सल को ये समझना होगा भाई, हमें प्राइसिंग बेटर करनी होगी, इसीलिए उतना ज्यादा डिमांड कम हो जाती है। और नया जो टेंसर G5 आया इनका, तो टेंसर G5 इंप्रूव हुआ, लेकिन और इंप्रूव किया जा सकता है। और सर्विस सेंटर भी इंडिया में कम है, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस लेनी पड़ती है। प्राइस ड्रॉप होते डिमांड बढ़ने लग जाती है, लोग पूछने लग जाते हैं। इसका मतलब लोग बाय करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ क्लीन सॉफ्टवेयर, एक ट्रस्ट। अगर सैमसंग एप्पल के बाद किसी ब्रांड का नाम ज्यादातर टेकी लोग जानते हैं, अगर उनको ब्रांडिंग देनी हो, मुझे लगता है तीसरे नंबर पे पिक्सल को देंगे। मैं सिर्फ ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ। वही मैंने जैसे कहा, प्राइसिंग और इनको कैमरा, पोर्ट्रेट मोड वगैरह और वीडियो पे काम करना होगा। तो मार्केटिंग नजरिए से बहुत अच्छा रहा इनका। बाकी जो मैंने फीडबैक दिए कंज्यूमर नजरिए से, वो बेटर करने की जरूरत लगी। और यहाँ पे एक साथ बात करना चाहूंगा मैं 3 ब्रांड की, लावा, टेक्नो, इन्फिनिक्स। एक साथ क्यों? देखिए, टेक्नो, इन्फिनिक्स के मैंने बहुत ज्यादा फोन की वीडियो तो नहीं दी है, कुछ फोन की दी है, लेकिन इनकी एक चीज है कि ये लोग भाई अपने रेट में कुछ कुछ फोन को छोड़ दिया जाए। चांसेस रहते हैं अपने प्राइस के हिसाब से हार्डवेयर जो बाकी चीजें देते हैं वो अच्छा देते हैं। और इनके यूआई को हमेशा से क्रिटिसिज्म मिला है, बट एक चीज इनके साथ पॉजिटिव जरूर हुई है अभी वाले यूआई में। मैं इनको रियलमी, कलर ओएस, सैमसंग इन सब से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट वैसे इनका यूआई में फीचर्स काफी सारे और थोड़ा क्लीन भी हुआ है, पहले से मिनिमल साइड गया है। इनके लेवल से कंपेयर किया जाए, इनका एक्सपीरियंस सच में बेटर किया गया है। तो वो चीजें बेहतर की गई है। कई सारे अलग अलग सीरीज के फोन भी आए, थोड़े ये लोग गेमर वोमर के टारगेट करने के लिए ऐसे ऐसे फोन भी लाते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट इतने नहीं आते इनके, सॉफ्टवेयर अपडेट पे काम करना होगा, कैमरा क्वालिटी पे थोड़ा और बेटर काम करना होगा। और सेम टाइम अगर बात करें लावा की, लावा ने तो भाई इस बार थोड़ा धूम मचाया कहीं ना कहीं से देखा जाए। लावा अग्नि 4 के साथ अराउंड 25,000 UFS 4 देना, मेटल फ्रेम, ग्लास बैक, हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, प्राइसिंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा निकाला। कई चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी फोन में। बाकी इनको थोड़ा यूआई पे फीचर्स वगैरह में और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। बाकी यूआई क्लीन रहता है इनका, कैमरा बेटर और किया जा सकता है, हार्डवेयर वगैरह तो बढ़िया देते हैं ये। ओवरऑल पॉजिटिव साइड तो गए ये। बाकी इनकी अच्छी बात ये रहती है, इंडियन ब्रांड है लेकिन आपको मिसलीड नहीं करते जैसे माइक्रोमैक्स ने किया। तो ये सारा कुछ था। और इसी के साथ मतलब मैं एंड में ये जरूर कहना चाहूंगा, नेक्स्ट ईयर 2026 में मतलब मैंने देखा अंडर 25,000 स्पेशली इतने ब्रांड टारगेट थोड़ा कम करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत सारे ब्रांड के लिए अच्छे ऑप्शंस है इस रेट में टारगेट करने के लिए, और मैं चाहूंगा इस रेट में और भी फोन लॉन्च हो। सेम टाइम मुझे इस बात की भी थोड़ी चिंता है, वो जो रैम स्टोरेज के प्राइस के चक्कर में प्राइसिंग बढ़ रही है तो फोन के रेट बढ़ सकते हैं, आई नो, बट आई होप इसका काफी चांस रहता है मिसयूज भी कई बार किया जाता है। प्राइस उधर से भी बढ़ा तो इनका बढ़ा, फिर और भी बढ़ा देते हैं कई बार। अलग अलग ब्रांड अलग अलग बिहेव कर सकता है, तो वो देखते हैं कौन ज्यादा करता है कौन नहीं करता। पर एज ऑलवेज जो बेस्ट इन प्राइस देने की कोशिश करेगा वही ज्यादा आगे जाता है। और एक नाइटमेयर भाई कैसे बोल सकते हैं, वो ग्रीन लाइन सभी ब्रांड्स में हमने देखा, इस पे मैंने बात भी किया है। इसके प्रॉब्लम पे सारे ब्रांड्स को मिलकर कुछ तो सोल्यूशन देना चाहिए। मतलब जैसे OnePlus ने ट्राई किया कि भाई लाइफ टाइम वारंटी देंगे, हालांकि लाइफ टाइम मतलब जब तक पार्ट्स अवेलेबल है, हो सकता है बाद में कोई कूपन दे, लेकिन मुझे लगता है सभी ब्रांड को कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहिए। या तो हमें
बताओ ये क्यों हो रहा है और कैसे नहीं होगा, और अगर अपने आप हो रहा है ये, क्योंकि कई लोगों के तो चलो गिरने से हुआ, कई लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद हो जा रहा है, कई लोगों के चलते चलते हो जा रहा है, ये क्या मतलब है, जबरदस्ती क्यों? ये तो गलत है। इस पर मैं तो कहता हूँ कोई अथॉरिटी हो उसको भी ऐसे थोड़ा स्ट्रिक्ट लेके एक्शन लेना चाहिए कंज्यूमर के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स टू उन ब्रांड को करना चाहूंगा जो अपने बॉक्स में सब कुछ दे रहे हैं। ये मेरा ओवरऑल जो सब कुछ मैंने फील किया वो शॉर्टकट में समराइज किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी मन में आए कमेंट में करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।